Hello students, in this video we'll discuss about the remaining portion of wave in a string. हम लोग वेव इन ऑन ए स्ट्रिंग पे कई सारे लेक्चर्स कर चुके हैं और काफ़ी मीन्स आप ऐसा समझिए कि 95% पोर्शन कंप्लीटेड है. ठीक है, कुछ पोर्शन है जो एक्सपेरिमेंटल है, मैं बता देता हूँ कैसा होता है, बट आई एम रेफरिंग टू यू, आप उसको देखिए खुद से. मैं कुछ बातें बता देता हूँ जिसमें आपको ज़रूरत होगा, बाकी मेरे बताने लायक इसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है, देयर इज़ वन टॉपिक इज सोनोमीटर एंड अनदर टॉपिक इज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में, जहाँ पे कैलकुलेशंस के साथ में देखेंगे, बट थोड़ा आइडिया आपको हम यहाँ पे दे देते हैं. ठीक है, इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह कभी आते होते हैं नहीं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए ये डिवाइस है. मैं बताता हूँ कौन सा. जैसे आपने अभी निकाला स्टैंडिंग वेव, जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/2l और रूट अंडर t/μ. इस तरीके का आप देख रहे थे, चाहे कैसा भी स्ट्रिंग हो, फिक्स्ड हो, वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स्ड या बोथ इन फ्री में यहाँ बदलाव होता था, बाकी कहीं बदलाव होने की संभावना नहीं थी. तो ऐसा हम लोग देखे थे इक्वेशन में, हर जगह L नीचे आता था, ये यहीं पे आता था. ठीक है, N में कुछ चेंजेस हो जाते थे. खैर, इस केस में सोनोमीटर के केस में हम लोग दोनों एंड को फिक्स्ड रखेंगे और दोनों एंड के फिक्स्ड कंडीशन का जो फॉर्मूला है स्टैंडिंग वेव का वो ये है, दिस इज दिस वन. ठीक है, सो इन दिस वे दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये कैसे आता है आपको पता है. नाउ अब देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग. ठीक है, तो देयर इज सम लॉज, कुछ लॉज बने हैं इसके, जिसको बोला जाता है लॉज के नाम से, दैट इज लॉ ऑफ मास. लॉ ऑफ मास. अब ये लॉ ऑफ मास क्या है मैं बता देता हूं. इसमें तीन पहले लिख लीजिए, तीन होते हैं: लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लेंथ. ये तीन चीज है और आपको यहां समझ में आ गया होगा कि लेंथ, टेंशन और मास, इसी को रिलेट करके ये तीनों लॉज निकाले गए हैं. इन तीनों लॉज का एक नाम है लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, ऑन ए स्ट्रिंग. जिस लॉ को प्रूव करने के लिए हमको वो डिवाइस का यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सोनोमीटर. उसी को कहते हैं सोनोमीटर. मीन्स इस लॉ को जो प्रूव करता है एक्सपेरिमेंटली, दैट इज कॉल्ड सोनोमीटर. दिस इज सोनोमीटर डिवाइस. मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ है. पहले आप एक्सप्रेशन पे ध्यान दे लीजिए. अगर एक्सप्रेशन पे ध्यान दे तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास. देखिए, मास को इन सभी क्राइटेरिया में से कौन मीट कर रहा है, ये वाला, ये मास के लिए होता है. दिस रिप्रेजेंट्स अबाउट द मास पर यूनिट लेंथ. मास ज़्यादा होगा तो म्यू ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो म्यू कम होगा, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है मास को. तो कहने का मतलब है कि न्यू n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर म्यू. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? व्हेन t एंड l आर कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है, देख लीजिए, अगर ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, और n भी एक नंबर है, तो किसी भी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, चाहे किसी फ्रीक्वेंसी के लिए, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, ये n तो एक कांस्टेंट होगा. और इसको कांस्टेंट बना लिए तो ये तो इसी पे वेरी करेगा ना. दिस वन, दिस स्टैंडिंग वेव फ्रीक्वेंसी मींस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर म्यू व्हेन t and l are constant. This is called law of mass. This is called law of mass. यही है वो law of mass. तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं इन बातों को. अगर देखा जाए, अगर सपोज करिए ऐसा हो जाए, टेंशन से कैसे डिपेंड करता है, तो रूट अंडर टी मीन्स इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ये कब होगा, व्हेन l एंड म्यू आर कांस्टेंट. तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लॉ ऑफ टेंशन, कि स्टैंडिंग वेव का फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेंशन व्हेन लेंथ एंड मास आर कांस्टेंट. ठीक है, एंड अनदर थिंग, न्यू n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इन व्हेन t एंड म्यू आर कांस्टेंट. ठीक है, तो ये आप एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा. ठीक है, और अगर ये और ये कांस्टेंट होगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट अंडर म्यू होगा. एंड व्हेन म्यू एंड l आर कांस्टेंट, देन न्यू n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर t, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ टेंशन. सो
दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ लेंथ, दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ टेंशन, दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ मास, एंड दिस होल कंप्राइजेस टू लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ टेंशन और लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है, सो दीज आर ठीक। अब इन बातों को प्रूव करने के लिए हमको जो डिवाइस चाहिए वो है सोनोमीटर, यही है सोनोमीटर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें ऐसे करते हैं कि एक रखते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रिंग जिसकी लेंथ को फिक्स करके रखा है हमने। सपोज करिए, सपोज मुझे ये है एल डैश, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे सपोज ये प्रूफ करना है, ये वाला, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे कुछ मास रख दिए, सपोज 10 kg का मास रख दिए, तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, T इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये एक टेबल की तरह होता है जो नीचे की तरफ है, तो ये जितना मास देगा दैट इज 100 न्यूटन, तो टेंशन बराबर 100 न्यूटन, तो इसमें टेंशन कितना है 100 न्यूटन। ठीक है, अब इसको साइड में कर दिए, तो न्यू एन डैश, सपोज करिए मैं आपको बताऊं, अब फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, इस ट्यूनिंग फॉर्क से हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करें, तो देखें कि स्टैंडिंग वेव जो बन रहा है कैसे कैसे बन रहा है। ठीक, तो हमने देखा कि जब हम इससे किए तो ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू था, यानी कि हमने स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया कि न्यू एन इज इक्वल टू एन। अब सपोज के पहले की बात करें तो 1/2L, ठीक है, और रूट अंडर 10 kg है तो 100, और ये हो जाएगा एल डैश, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, एल डैश अपॉन म्यू, और धागा भी फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अभी दोनों आइडेंटिकल है, क्यों, क्योंकि अगर हम ये प्रूव करने जा रहे हैं तो म्यू और एल कांस्टेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये लेंथ है, क्योंकि यही फिक्स्ड है, हमको इतने दूर के ही लेंथ से मतलब है, स्टैंडिंग पे बनना होगा तो इसी में बनेगा, तो ये भी मान लीजिए एल। तो फॉर द टाइम बीइंग हमको जो प्रूव करना है लॉ ऑफ टेंशन, उसके लिए मुझे एल इज इक्वल टू एल डैश रखना पड़ेगा, और म्यू इज इक्वल टू म्यू डैश, यानी कि ये दोनों चीज़ को हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी हम लॉ ऑफ टेंशन प्रूव कर सकते हैं। तो हमने क्या करा कि इसमें फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, उतने ही फ्रीक्वेंसी का हम यहाँ पे लेके आए ट्यूनिंग फॉर्क, दिस इज इक्वल टू न्यू एन, या सपोज करो अगर पहला है तो फर्स्ट, तो न्यू वन हमने यहाँ पे लेके आए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे रखे 100 न्यूटन। ठीक, अब यहाँ पे हम रखे, पहले रखे 100 न्यूटन, यानी कि 10 kg, पहले तो उतना ही रखे, कोई दिक्कत नहीं है, तो टेंशन उसी के बराबर है। अब हम क्या किए, उस पर रहने दिए ऐसे ही, वो जैसा का तैसा था, उसको छेड़छाड़ नहीं किया हम इस पे मासेस बदलने लगे, 10 kg, 15 kg, 20 kg, उसके हिसाब से क्या बदलेगा ये टेंशन। सपोज इस पे टेंशन T डैश है, सपोज इस पे टेंशन T डैश है और इस पे टेंशन T है, तो बदलने क्या लगा, इस पे टेंशन T है तो बदलने क्या लगा, टेंशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, कंपेरिजन आ गया न्यू वन का और रूट अंडर T का। ठीक है, हमने यहाँ लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और देखा, ऐसा ऑब्जर्व करा कि रूट T टाइम्स पे ये वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग मासेस के लिए जब हम देखते चले गए तो टेंशन बदलता चला गया, एंड वी हैड कैलकुलेटेड ऑल द थिंग्स, एंड वी विल फाउंड कि दिस स्टैंडिंग वेव फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर T। ठीक है, तो हमने ये डाटाज लिखे ऐसे ऐसे, ये और ये सारे कुछ करते चले गए, और देखा कि इस पे किस पे स्टैंडिंग वेव बन रहा है। जैसे मान लीजिए 15 न्यूटन पे कर दिए, तो 15 न्यूटन पे मान लीजिए ये ऐसा बन गया, सपोज, फिर स्टैंडिंग वेव बना, फिर हम इस समय इसका मास लिए और मास से टेंशन कैलकुलेट कर लिए, तो हमको कुछ ना कुछ आया और उसका रूट अंडर निकाल लिए। ठीक है, उसका क्या कर लिए, रूट अंडर निकाल लिए। क्यों निकाल लिए, उसी वाले पे क्यों निकाले, क्योंकि उस पर स्टैंडिंग वेव बना है, इसलिए उसका टेंशन आवश्यक है। फिर हम क्या किए, 15 kg से 16 kg डाले, नहीं बना, 18 kg डाले, नहीं बना, 20 kg, हाँ फिर बन गया। अगर फिर देखिए स्टैंडिंग वेव बना, तो मान लीजिए स्टैंडिंग वेव अब जो बना वो कुछ और बना, कुछ और लेंथ का, ये ऐसा बन गया, और ज़्यादा लूप्स बन गए, लेकिन स्टैंडिंग वेव बन गया। तो उस समय के टेंशन को फिर कैलकुलेट कर लिए और उसका रूट अंडर लाके फिर यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसमें ग्राफ देखें न्यू का और रूट अंडर T का,
तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जाहिर सा बात है इसको स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन आया इट मीन्स इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी चीजों को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोनोमीटर का यूज करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, ये थ्योरेटिकल अप्रोच ही है, थ्योरेटिकली पढ़ना है आपको। देख लीजिएगा आप बुक में, यू विल फाइंड इट इन पेज नंबर 315 टू 317। ठीक है ना, तो आप उसको खुद से पढ़ लीजिए, मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो ये सारा कंडीशन है। सिमिलरली अगर लॉ ऑफ लेंथ प्रूव करना हो तो इस पर मासेस फिक्स कर देंगे, ये धागा आइडेंटिकल कर देंगे जिससे म्यू कांस्टेंट हो जाए। देख लीजिए, टी और म्यू कांस्टेंट होना चाहिए। और क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी करें और फ्रीक्वेंसी के बाद इसको, यानी कि ये जो फिक्स्ड है ये एक्चुअली ये फिक्स्ड होता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको ये घूम सकता है, ये इधर उधर जा सकता है। हम इसको इधर उधर किए और देखें फिर से स्टैंडिंग वेव कब बनेगा। तो जब जिस लेंथ पे फिर से स्टैंडिंग वेव बन जाए, कोई भी नंबर का 2, 3, 4 कोई भी नंबर का स्टैंडिंग वेव बन जाए, वहां रुक जाएंगे, वहां के लेंथ को नोट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू का और न्यू एन का और लेंथ का ये लिख लेना पड़ेगा, जिस जिस पे आपको स्टैंडिंग वेव मिला, और फिर उसके बीच में ग्राफ हमको देना पड़ेगा। तो यू विल फाइंड द ग्राफ, और इसका ग्राफ कैसा आएगा। सो दिस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, हाइपरबोलिक है ना ये। ठीक है, सो दिस थिंग्स यू हैव टू ऑब्जर्व ऑन अ डिवाइस इज कॉल्ड सोनोमीटर। ठीक है, तो कोई पूछे सोनोमीटर क्या है, तो सोनोमीटर जस्ट एक बेसिक है कि लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वेव को प्रूव करने के लिए हम लोग को सोनोमीटर का यूज करना पड़ता है, नथिंग एल्स। ठीक है, सो आप पढ़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिस्क्रिप्शन काफ़ी है आपके पढ़ने के लिए। नोट इट डाउन इफ यू वांट टू नोट। सिमिलरली अगर इसको प्रूव करना हो तो मुझे लेंथ को कांस्टेंट, यानी कि इसमें जो मास उसको कांस्टेंट कर देंगे, लेंथ को कांस्टेंट कर देंगे और म्यू बदलेंगे, मतलब यहाँ एक अलग धागा रखेंगे, यहाँ एक अलग धागा रखेंगे। ये तो स्टैंडर्ड, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको बार बार चेंज करके देखेंगे, और डिफरेंट स्ट्रिंग्स के लिए डिफरेंट डाटा आएगा, और टी न्यू एन और रूट अंडर म्यू का फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, एंड देन you will get to know that law of mass, law of tension and law of length is true. ठीक है, so note it down if you want to note. तो इसको पढ़ना है, रीडिंग डालिए, आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज नॉट सो मच हार्ड थिंग जिसमें कि मेरा आपको खास ज़रूरत पड़ेगा, ये आप खुद से ही पढ़ सकते हो। सो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, पढ़ लीजिए इसको। चलिए अब आते हैं थोड़ा पोलराइजेशन के बेसिक्स पे। बेसिक्स ही पढ़ेंगे क्योंकि कैलकुलेशन के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स में, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट बेसिक्स देख लीजिए कि पोलराइजेशन को यूज़ क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं। सो पोलराइजेशन ये क्या है, तो पोलराइजेशन बेसिकली ऐसा समझिए कि एक तरीका है, एक फेनोमेना है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि मेरा वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, बेसिक यही है। पोलराइजेशन का यूज भी हम बेसिकली इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए एक वेव आया, एक एनर्जी आ रहा है, हम ऐसा समझ लिए कि एनर्जी वेव से आ रहा है, चलिए ठीक है, अच्छी बात, समझ गए। लेकिन वो एनर्जी, वो जो वेव आ रहा है वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, दिस इज द फेनोमेना कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या है नहीं है हम सब बात करते हैं। See, polarization. It is a phenomena. It is a phenomena in which vibrations are restricted along a line
और इन अ प्लेन। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको। या ओके, देखिए क्या है मैं बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसवर्स वेव है, जब आप ये वेव ऐसे से आता है, हालांकि स्ट्रिंग वेव में इसका कोई खास फिनोमेना नहीं है, लाइट में ज़्यादा यूज़ है। मैं बताता हूँ इसका बेसिक यूज़ क्या है बेसिकली, ठीक है। आप ऐसे वेव को, ठीक है, ऐसा वेव है और ऐसा समझ लीजिए कि आपको ना एक पोलराइजेशन से आपको भेजना है, सपोज लाइक दिस। पोलराइजर क्या होता है, तो एक बेसिकली एक एलिमेंट है जिसमें कि एक छोटा सा छेद है, ये, बाकी ये सब भरा हुआ है, ये सब नहीं है पास करने के लिए, ये सब भरा हुआ है, आपको इसी में से पास करना है ऐसे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लो ये वेव है, ठीक है, इस वेव को अगर हम ऐसे भेजेंगे, इस वेव को अगर हम ऐसे भेजेंगे, तो क्या ऐसे छेद में से जो कि परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, मीन्स ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी छेद परपेंडिकुलर है, क्या ये वेव इसमें से निकलेगा? आंसर है बिल्कुल निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, छोटा होगा तो छोटा निकलेगा, अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा, जितना होगा उतना निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, मान लीजिए निकला वेव। मतलब इधर से हम वेव दिए और इधर से देखें तो हमको वेव आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा सपोज करिए कि अगर हम ऐसा समझे कि ये वेव है और हमने जो है इसको ऐसे कर दिया हॉरिजॉन्टल, इस छेद को हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक। ये स्ट्रिंग निकला इसमें से। मुझे ये बताएं कि इसमें से क्या ये वेव पास कर पाएगा? ये सब भरा हुआ है, ये सब भरा हुआ है, छेद निकलने के लिए बस उतना ही है, ये सब भरा हुआ है, ठीक है, निकलने के लिए बस यही है। क्या ये वेव उसमें से निकल पाएगा? आंसर है नहीं निकल पाएगा। यहां से ये वेव नहीं निकल पाएगा, ये सीधा हो जाएगा, यानी कि ये वेव इधर से उधर पास कर ही नहीं सकता, ये रोक लेगा उसको। अगर ये वर्टिकल है तो निकल पाएगा, जितना, जैसे मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर के बराबर ही निकलेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, लेकिन निकलेगा तो। इसमें से तो कोई निकलने का चांस ही नहीं है, ये तो पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया। ये अगर वर्टिकल है, ये अगर वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे, तो इसमें से क्या निकलेगा? टकरा के तो यहीं पर रह जाएगा, है ना। तो आपने ये देखा कि ये कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन ये, और ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव में पोलराइजेशन से करें तो अगर जैसा इसका डिस्प्लेसमेंट वैसा इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वैसा इसका अगर ओपनिंग हुआ तो ये निकलेगा, वरना अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तो नहीं निकलने वाला। अब बोलोगे सर बीच में होगा तो क्या निकलेगा क्या? हाँ, बीच में होगा तो निकलेगा, कम निकलेगा लेकिन निकलेगा, ठीक है। अगर हम इस छेद की बात करें तो ये छेद तो कुछ ऐसा होगा ना, मान लीजिए कि ये, तो अगर वेव इसी डायरेक्शन में है तो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे भी हुआ तो भी निकलेगा। हाँ, कितना निकलेगा? इतना निकलेगा, ये तो इतना ही निकलेगा, इससे इतना जो पास कर पा रहा है उससे निकल जाएगा, बाकी ऊपर वाला रुक जाएगा। तो ये कितना होगा? तो मान लीजिए अगर ये ए है और ये थीटा है तो इट विल बी नथिंग बट ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा ही निकल पाएगा आपको, ठीक है। और जैसे थीटा होते होते इसको ऐसे बेंड करते 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 अगर हम हॉरिजॉन्टल ले गए तो थीटा हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 0, आपको कोई एम्पलीट्यूड बाहर नहीं निकलेगा इस केस में। खैर, इसके एक्सप्रेशंस के बारे में हम और भी बात करेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। पूरे एक्सप्रेशन के साथ में हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन पढ़ना है। यहाँ पोलराइजेशन का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, थोड़ा आइडिया है आपको, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये आइडिया लग जाए कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को पहचानने का ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। अब समझिए कि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं? ऐसे, ऐसा वाइब्रेशन होता है, ठीक है। इसमें वाइब्रेशन कैसा होता है? ऐसा। इसमें वाइब्रेशन कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। तो अब ऐसा समझिए कि मान लीजिए हमने पोलराइजर लगाया, ये, तो क्या ये इस वाइब्रेशन को कोई रोक पाएगा क्या? आंसर है नहीं, ये तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम ऐसा करें
इसको हम पलट दें, पलट दें, ऐसा समझे। पलट दे ऐसा, क्या तब भी कोई रोक पाएगा क्या इसको? अगर हम 90 डिग्री भी कर दें, यानी कि परफेक्टली उस स्ट्रिंग के एक्सिस पे लेके चले आए, इसी तरीके से अभी वर्टिकल है फिर डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल कर दिए, इसमें से ये तो नहीं निकल पाया, लेकिन इसको रोक पाएगा क्या? आंसर है नहीं, इसको कौन रोक पाएगा, वो तो यहां से भी गुजर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चीजों को, यानी कि ये कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, हम इसमें इधर से वेव देखे नहीं दिखाई दिया, इसमें से देखे दिखाई दिया, इसमें क्या किया, दोनों में देखे तो दोनों में हमको वेव दिखाई दिया। व्हाट डज इट मीन? कि ट्रांसवर्स वेव पे पोलराइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव, उल्टा बोल दिया क्या, हाँ सॉरी, ट्रांसवर्स वेव पे पोलराइजेशन का इफेक्ट पड़ता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहली बात तो ये लिख लीजिए आप, मैं समझाता हूं इसको भी, पहले आप इसको लिख लीजिए, ये बेसिक चीज है, और नोट में लिख लीजिएगा एक चीज, पहले इसको लिख लीजिए पॉज करके। यहां पे कोई बाहर नहीं निकलेगा, यहां पे निकलेगा, यहां पे निकलेगा और यहां पे भी निकलेगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, एक लाइन लिख लीजिए यहां पे नीचे में, या नोट में लिख लीजिए, नीचे में नोट कर लीजिए, नीचे इसी के नीचे, और लिख लीजिए कि पोलराइजेशन इज अ phenomena which can differentiate, अब मैथमेटिकल वर्ड, चलो इसको अलग कर दो, which can tell whether a wave is transverse और longitudinal in nature, तो इससे हम पता कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। तो कभी भी किसी वेव को अगर आपको पता करना है कि वो लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है, तो इसके लिए आपको पोलराइजेशन से का मदद लेना पड़ेगा। अगर वो पास कर गया, इसका मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हर केसेस में इसके ये किसी भी एक्सिस पे अगर हम रखेंगे, कैसे भी करके रखेंगे, अगर पास कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे अगर ट्रांसवर्स वेव में है तो हर एंगल पे वो पास नहीं करेगा। ठीक है, लिख लीजिए। इसी से हमको पता चलता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि अगर उसको आप एक पतले छेद में से देखोगे तो उतना ही दिखाई देगा। ठीक है, पतले छेद में से अगर करोगे तो उतना ही दिखाई देगा आपको। जैसे मैं बताऊं, पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब ऊपर वाले को समझाते हैं, इससे आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली पोलराइजेशन है क्या। चलिए, पहले बात तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक बात है ये। जैसे मान लीजिए एक लाइट है, ठीक, तो यहां से जब आप देखोगे तो आपको ये अगर अपना लाइट फैला रहा है तो किस डायरेक्शन में फैला रहा है? तो पूरे डायरेक्शन में फैला रहा है, पूरे चारों तरफ फैल रहा है। मैं क्या करता हूं, ऐसा समझे कि एक एक्सिस लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। हम इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इसको हम लिए।
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इस डायरेक्शन में हम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। सपोज कर दिस इज एक्स, ठीक है। अगर हम इस लाइट का वाइब्रेशन देखें, अगर इस लाइट का वाइब्रेशन अगर हम देखें तो मान लीजिए कि बेसिकली लाइट, मान लीजिए ये लाइट है, ये उसको पॉइंट से नहीं दिखा सकते बट समझने के लिए समझते कि ये लाइट है, ठीक। इस लाइट का, मेरी बात ध्यान से सुने, इस लाइट का वाइब्रेशन ऑल्दो इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि हम अगर लाइट को अगर एक छोटे छेद से देखेंगे तो उतना ही लाइट बाहर की तरफ आएगा। अगर मान लीजिए कि एक रूम है, ठीक है, उस रूम में एक लाइट जला दीजिए और उस रूम के बाहर उसको दरवाजे से लॉक कर दीजिए और दरवाजा में एक होल लगा दीजिए, होल कर दीजिए या फिर स्लिट ऐसा डाल दीजिए, ऐसा करके उसको काट दीजिए, तो आप देखोगे कि उतने दूर का लाइट ही बस पास हो रहा है। क्या पूरा लाइट आता है क्या? तो नहीं, उतने दूर का ही लाइट बाहर की तरफ आएगा, आपको दिखेगा कि उतना दूर का लाइट बाहर आ रहा है, ठीक है। ये सिग्निफाई करता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, पहली बात तो ये। अब अगर ट्रांसवर्स वेव है तो जाहिर सा बात है उसका जो ये होगा वाइब्रेशन, वो परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा। नहीं समझ में आया बात? अगर ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जिसका वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो। तो मेरी बात सुने, तो क्या ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है लाइट? आंसर है हाँ। क्या सिर्फ यही वाइब्रेशन हो रहा है? आंसर है नहीं। ऐसा पूरा एक प्लेन होगा जिसमें लाइट इधर 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 भी वाइब्रेट कर रहा होगा, जो सब इसके परपेंडिकुलर होंगे। मेरी बात फिर से सुने, क्या सिर्फ यही एक लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा? यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर जो होगा उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, इसको हम चेक भी कर लिए। तो मुझे बताएं कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है अगर, तो लाइट का जो वाइब्रेशन है क्या वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में है या फिर और भी डायरेक्शन है जो इसके परपेंडिकुलर हो सकते हैं? आंसर है हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? एक तो ये वाइब्रेशन ऐसे समझे, मान लो कि ये x है, ये y है और ये z है। लाइट ऐसे ऐसे भी तो वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे और ऐसे, अंदर अंदर बाहर, ऐसे ऐसे, तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर ही हुआ ना। तो ऐसा समझो कि ये x है, ये y है और ये z है। अब ये z मैंने इधर बनाया, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि इधर है, ये तो परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन में ऐसा देखें, मैं समझूं कि ये जो प्लेन है, ये ऐसा, ये प्लेन, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये पूरा परपेंडिकुलर है यहां से, ये ऐसे निकला हुआ है, ये ऐसा, ठीक है। तो इस प्लेन पे कोई भी लाइन होगा, इस प्लेन पे कोई भी लाइन होगा, वो सब परपेंडिकुलर होंगे ऐसा। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और ये वो प्लेन है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन की जब बात करें तो इसमें तो कई सारे लाइन हो सकते हैं ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो, देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कई सारे वाइब्रेशन हो सकते हैं। देख लीजिए ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो इस प्लेन में कई सारे ऐसे लाइन बनाए जा सकते हैं। तो वाइब्रेशन का लाइन कितना होगा? इनफाइनाइट, बहुत सारे, बहुत सारे। अगर आप ध्यान से देखो तो इस y और z प्लेन में बहुत सारे ऐसे लाइन हो सकते हैं जो कि वाइब्रेट कर रहे होंगे उस लाइट में। जैसे कि मैं बताऊं, ये इधर समझिएगा, इधर इधर, ठीक है, और ये प्लेन में, ये सब इसके परपेंडिकुलर है। अब ये मैं बताऊं ये किस प्लेन में? ये इस प्लेन में है। मैं ये प्लेन नहीं बना सकता यहां पे, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। और अगर ऐसा और समझो, जैसे कि सपोज करो कि ये ठीक है, एक एक्सिस है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, ध्यान से सुने, एक्सिस जो अंदर की तरफ गया है, जिसकी तरफ उसको मूव करना है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इस लाइन को जो मैंने यहां बनाया है, इस लाइन को अब यहां पे ऑब्जर्व करो ऐसा। यानी कि अगर हम इस प्लेन को इधर से देखेंगे तो हमको वही दिखाई देगा कि एक लाइन अंदर की तरफ जा रहा है और ये वो प्लेन है जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो लाइट जो है इसमें कई सारे लाइन में वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे 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 ऐसे, कई सारे, ठीक है, और ये कर भी रहा है, तभी तो चारों तरफ हमको लाइट दिख रहा है, ठीक। तो बहुत सारे वाइब्रेशन है इसमें, बहुत सारे वाइब्रेशन। तो एक काम करते हैं, इस बहुत सारे वाइब्रेशंस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये लेते हैं और एक जो है हम ये यहां पे बना देते हैं, ये जो कि ऐसे ऐसे कर रहा है,
एक ऐसे ऐसे कर रहा है और इसके बीच में कई सारे हैं जो ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कई सारे, उस तरीके के आप देख लीजिए वहां पे। तो कई सारे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है। देखिए कितने लाइन ऑफ वाइब्रेशन है, कितने, बहुत सारे वाइब्रेशन लाइन है, कई सारे। ठीक, अच्छा, तो हर डायरेक्शन में हुए। अब हमने क्या करा, एक पोलराइजर लगाया। पोलराइजर वही होता है जो लाइट को पोलराइज करता है, मैं बताता हूं क्या है वो। यहां पे लगाया एक पोलराइजर, सब समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। ये ठीक है, और ये यहां से निकला, ऐसा समझे, ये एक्सेस। ठीक, ये बढ़ा हुआ है सब। अगेन आई एम सेइंग इट, दिस इज फिल्ड, सिर्फ इतना ही छेद है इसमें से लाइट निकल सकता है। ठीक, तो अब कहने का मतलब है कि अब जो लाइट निकलेगा बाहर, उसका वाइब्रेशन कितना होगा? क्या ये सारे वाइब्रेशन निकल जाएंगे? ये जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये सब निकलेंगे कि सिर्फ जिस डायरेक्शन में ओपनिंग है उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन वाला निकलेगा? तो आंसर है जो ओपनिंग है वही डायरेक्शन वाला निकलेगा, सिर्फ ये वाला निकलेगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये लाइट। ठीक है, सो आई थिंक इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि लाइट जो है वो तो पूरे इसमें भरा हुआ है। अब ये लाइट पूरा लेके निकल रहा है, यहां टकराया, टकराने के बाद जो ओपनिंग खाली मिला वहां से तो निकल गया, बाकी इससे लग के फूट गए, ऐसा समझे, फूट गया मतलब खत्म हो गया, वो टकरा के खत्म हो गया इससे। और जो जितना छेद था उसमें से जो वाइब्रेशन आ रहा था, जो निकल सकता था, वो निकल गया। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। दिस लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एंड दिस लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजर। जो पोलराइज करता है उसी को बोलते हैं पोलराइजर। पोलराइजर लिख लीजिए। लाइट के सेंस में बात कर रहे हैं, जो लाइट के सेंस में होगा, क्योंकि लाइट के सेंस में समझ में आता है, स्ट्रिंग के केस में वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इसी लाइट के केसेस को लेकर हम वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। और जो केस हम लाइट के साथ पढ़ रहे हैं वही केस स्ट्रिंग के साथ भी होता है, तो मैं कोरिलेट कर दूंगा उसे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अच्छा, जिस डायरेक्शन में ओपनिंग हुआ है उसको एक एक्सिस बोलते हैं, पोलराइजेशन एक्सिस, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। जैसे जिसमें ओपनिंग है उससे भी एक लाइन गुजर सकता है, तो मान लीजिए उसको वाई, वाई को क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन एक्सिस। पोलराइजेशन एक्सिस लिखते चलिए सारी बातों को, पोलराइजेशन एक्सिस। अब यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे पोलराइजेशन ऐसे ये है, परपेंडिकुलर है, जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी टेढ़ा भी कर सकते हैं तो भी निकलेगा, छोटा निकलेगा, लाइट निकलेगा, तो जितना ओपनिंग होगा उतने से ही निकलेगा, निकलना तो है। और वही करते 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 जब ऐसे ले जाएंगे, मैं फिर भी बताता हूँ आपको समझे। ठीक है, तो अच्छा, एक प्लेन बनाने के लिए कितने एक्सिस का आवश्यकता है? 2, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। तो 2 एक्सिस से एक प्लेन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप लोगों को पता है ना, सपोज ये एक्स है, ये वाई है, तो देयर इज अ प्लेन एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ये सब आपको पता है, किसी भी 2 एक्सिस से एक प्लेन बनाया जा सकता है। तो यहां पे y इज कॉल्ड पोलराइजेशन एक्सिस, पोलराइजेशन एक्सिस। ठीक है, x इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। ठीक है, एंड एक्स वाई प्लेन, एक्स कौन? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और पोलराइजेशन एक्सिस से जो प्लेन बनता है एक्स वाई प्लेन बोलेंगे उसको। अगर ये एक्स, अगर मैंने एक्स और वाई माना है तब,
आप जो भी माने, अगर आप सपोज ए बी मान लेते तो यहाँ ए बी हो जाएगा, ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, इस बात को लिख ले। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो नोमेनक्लेचर है, जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये y और ये x मिलके जो प्लेन बनाता है उसको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। उसी प्लेन में वाइब्रेशन होता है, ठीक है। अब यहां पे है, इट इज द फेनोमेना इन विच वाइब्रेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड अलोंग अ लाइन। पहली बात तो ये क्लियर हो गया, ये वाइब्रेशन कई सारे एक्सिस में हो रहा था, अब एक लाइन में हो गया, ठीक है। ये देखो एक लाइन में हो गया, तो पहली बात तो क्लियर हो गई। और इन अ प्लेन की बात भी हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात और करूं कि मान लीजिए, और भी बेसिक बातें मैं बताता हूं, और पहले देख लीजिए इसको, कि मान लीजिए कि ऐसा, ये ऐसा है पोलराइजर, ठीक है, और वो सपोज करिए ऐसा घुमा हुआ है, इसका जो पोलराइजेशन एक्सिस है वो यहां से ऐसा है, ऐसा है, और वो इस एक्सिस से थीटा डिग्री पे है, यानी कि ये y, सपोज करिए वर्टिकल एक्सिस y डैश है, तो y और y डैश में जो एंगल बना थीटा, ठीक है। तो वाइब्रेशंस जो होंगे वो इस एक्सिस में होंगे, जो वाइब्रेशंस होंगे वो इस एक्सिस में होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, यानी कि इस प्लेन जिसमें ये पोलराइजर रखा हुआ है ऐसा, उसको हम यहां पे ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सपोज कर लीजिए वाइब्रेशन जो है, सपोज दिस इज x एंड दिस इज z, सपोज कर लीजिए ये एक्सिस है और वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं और ये थीटा से, तो ये हो गया ex और ये हो गया ez। तो देयर इज टू थिंग्स, दिस इज कॉल्ड e, सपोज इफ दिस इज e, ठीक है ना, तो e cos थीटा एंड दिस इज e sin थीटा। लाइट को सपोज करिए e से डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है ना, हालांकि इसका अलग मतलब है, मैं बाद में बताऊंगा। सपोज लाइट का जो ओरिजिनल इंटेंसिटी जो बाहर की तरफ आ रहा है वो e है, तो एक तो x एक्सिस में उसका कंपोनेंट है e x cos थीटा, एक e sin थीटा, e cos थीटा जो e x के बराबर है और e sin थीटा जो e y के बराबर, e z के बराबर है, ऐसा समझे। तो दो कंपोनेंट हुए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। आपको याद होगा, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है तो वो लीनियर वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। लेकिन वेलोसिटी अगर ऐसा है तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी इन अ प्लेन। काइनेमेटिक्स पढ़ा है आपने, वेलोसिटी ना ही एक्स में होता है ना ही वाई में होता है, वो बीचों बीच कहीं ना कहीं से होता है, दैट इज कॉल्ड। और उसमें पढ़े थे काइनेमेटिक्स इन 2D। 2D मतलब क्या, प्लेन, ठीक है। तो बेसिकली अगर वो ना ही इस डायरेक्शन में है और ना ही इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, तो अगर किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे कि जो वाइब्रेशन है वो प्लेनर है, वो 2D में है। और 2D क्या है वो दिख रहा है आपको, एक e cos थीटा और एक e sin थीटा, ठीक है। तो इसमें संभावनाएं बन सकती है। क्या संभावना बन सकता है कि या तो वो एलिप्स बन जाए या तो वो सर्कल बन जाए। यस, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ऐसे केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि सर्कल दिखाई दे। आप हो सकता है पोलराइजर के बाहर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको लाइट सर्कल नजर आएगा, या तो एलिप्टिकल लाइट नजर आएगा, या तो स्ट्रेट नजर आएगा। वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, जो कि आप बाद में पढ़ोगे लाइट में, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा हम बताना चाह रहे हैं कि ये आप समझो कि 1D और 2D कब होता है। तो ये तो 2D है ना, तो या तो वो लाइन में आ जाए तो 1D हो गया, या प्लेन में भी तो आ सकता है जब वो तिरछा है, ना ही वो x एक्सिस में हो ना ही वो y एक्सिस में हो, वो तिरछा दिखे आपको। अगर वो तिरछा हो जाए यानी कि ना ही वो x में है ना ही y में है, वो बीच में कहीं ना कहीं ओपनिंग है जहां से लाइट निकल रहा है, तो वो तो प्लेन में बोला जाएगा ना उसको। तो वो जो प्लेन है तो वो प्लेन में बनेगा। अब कंडीशन है उसके साथ, ये थीटा के हिसाब से अलग अलग थीटा पे अलग अलग कंडीशन होगा। तो वहां पे तीन चीज हो सकते हैं, या तो सर्कुलर, या तो एलिप्ट, या तो
स्ट्रेट लाइन। मैं तीनों को इक्वेशन के साथ दिखाऊंगा वेव ऑप्टिक्स में, बट यहाँ पे ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत समझना है, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज अ फेनोमेना इन विच वाइब्रेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू अलोंग अ लाइन और इन अ प्लेन। या तो वो इधर वाइब्रेट करे या तो इधर करे, जिसकी वजह से वो प्लेन में बदल जाए, ठीक है। मतलब एक ही वाइब्रेशन आने वाले। अब ओवरऑल मोटा मोटी बात समझे कि बहुत सारे डायरेक्शन वाइब्रेशन है, किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो जाए उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सिंपल, लिख लीजिए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए अब कुछ कुछ बातें और देखते हैं। देयर इज अनदर थिंग। चलिए एक चीज छोटा सा बात और देखें। जैसे ऐसा समझे ये ऐसा है और ओपनिंग यहां पे ऐसा है, और अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो ये वाला वाइब्रेशन भी तो है इसके पास, लाइट के पास, तो वो भी तो पास करेगा ना। ऐसे है, ऐसे करते 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 गए तो हमको यहाँ पे लाइट तो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है। तो आपको कैसे समझ में आया कि ये पोलराइज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपको तो सारे डायरेक्शन में लाइट दिख रहा है। कैसे समझोगे? तो समझना ऐसे है, यहाँ पे तो हर डायरेक्शन में लाइट है, लेकिन यहाँ पे कितने डायरेक्शन में लाइट है? केवल एक। यहाँ पे केवल एक डायरेक्शन में लाइट है। तो आप क्या करो, आप एक दूसरा पोलराइजर लो, ठीक है, और वहां पे क्या करना है, पहले ही ऐसे था, अगर ऐसे रहेगा तो क्या ये लाइट भी इसमें से पास कर सकता है? बिल्कुल, ये पास करते हुए आ जाएगा, ठीक। लेकिन जरा सोचिए, जब इसको हम ऐसे करेंगे, इसके पास तो वाइब्रेशन इधर था ऐसे ऐसे, जिसके कारण ये हॉरिजॉन्टल होता तो भी कुछ ना कुछ पास कर जाता। लेकिन अब जब ये हो चुका है, तब अगर हम ऐसे करें, क्योंकि इसका ये वाला वाइब्रेशन खत्म हो गया है, अब यहां से आने के बाद सारे वाइब्रेशन खत्म हो गए, बस यही बचा हुआ है जिसकी वजह से लाइट दिख रहा है हमको। तो ये ऐसा है, इसको अब हम क्या किए, अगर हम 90 डिग्री पे इसको ऐसे लेके गए, लाइट दिखा, ऐसे 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 करते 90 डिग्री पे ले आए, लाइट दिखना बंद हो गया। तो समझ गए कि ये जो लाइट था वो पोलराइज था, इसलिए हमको नहीं दिखा, ठीक है। तो हम क्या किए, इसको जो है ऐसे घुमाते घुमाते, टर्न कराते कराते पूरा इस पे लेके चले गए, हॉरिजॉन्टल कर दिए इसको, ठीक है। इसको कर दिए हॉरिजॉन्टल, और अब लाइट को ऑब्जर्व किए तो हमको कोई लाइट नहीं दिखा, यहां पे कोई लाइट नहीं दिखा, नो लाइट। तो अगर लाइट नहीं दिखा, इसका मतलब आपको यह समझ में आ गया कि ये जो लाइट है वो पोलराइज लाइट है। इसको देख के नहीं समझ में आएगा आपको, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा पोलराइज, इससे तो पोलराइजेशन हुआ। इसको लेके जब आप घुमाए, यानी कि एक तो जैसे मान लो कि जैसे मान लो ओपनिंग इस डायरेक्शन में है, तो हम इसी डायरेक्शन में रखें इसको, इस वाले पोलराइजर को, तो वो तो हमको दिखाई दिया। और जैसे ही इसको घुमाते घुमाते ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिए, लाइट दिखना बंद हो गया। लेकिन यहां पे करते तो हमको दिखाई देता, क्योंकि इसके पास वाइब्रेशन इधर वाला भी है, वो पास कर जाएगा यहां से, लेकिन इसके पास अब नहीं है। तो यहां पे लाके जब हम ऐसे देखें तो दिखाई दिया, घुमाते घुमाते 90 डिग्री पे चले गए, हमको दिखना बंद हो गया। तो हम समझ गए कि ये लाइट क्या था, पोलराइज लाइट था। लाइट क्या था? पोलराइज लाइट था, ठीक है। तो इसका काम क्या किया, ये एनालाइज करने का काम किया कि लाइट है जो पोलराइज है या नहीं है। तो ये तो पोलराइज करने के लिए हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या था? पोलराइजर। पोलराइजर ये एनालाइज करने के लिए, इसलिए इसका नाम है एनालाइजर। जबकि दोनों सेम चीज है, दोनों पोलराइज, देखो दोनों मतलब अगर देखा जाए तो चीज तो दोनों सेम ही है, बट काम अलग अलग करने के लिए हम लगाए हुए हैं। इसको पोलराइज करने के लिए लगाए हुए, इसको एनालाइज करने के लिए लगाए हुए, इसलिए इसका नाम एनालाइजर, इसका नाम पोलराइजर है, नथिंग एल्स। लिख लीजिए इसको।
नाउ इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, ठीक है। अब पोलराइजर एनालाइजर का डेफिनेशन लिखना है तो भी लिख लीजिए। लिखिए पोलराइजर इट इज अ डिवाइस used to make unpolarized light polarized अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करने में काम आता है, ठीक है। नाउ राइट इट डाउन। एनालाइजर, it is a device which is used to check whether the light is polarized or not, or whether the wave is polarized or not. Write down wave, लाइट काट के वेव कर दीजिए। whether the wave is polarized or not, ये चेक करने के लिए हम एनालाइजर का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अब जिस मटेरियल से इसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोलराइड्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए पोलराइड्स। पोलराइड्स आर द material which are used to make polarizer and analyzer, for example टॉर्मोलिन क्रिस्टल, ये भी एक नेचुरल पोलराइजर है। टॉर्मोलिन क्रिस्टल ये एक तरह का नेचुरल पोलराइजर है, ठीक है। और भी सिंथेसाइज्ड मतलब आर्टिफिशियल पोलराइजर भी है जो बनते हैं मार्केट में, ठीक है, जिसके कुछ केमिकल नेम है, मैं बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा आइडिया है। पोलराइजेशन का बहुत सारा यूज़ है। जैसे आप जाते हो सिनेमा घरों में 3D मूवी देखने के लिए, तो क्या होता है, आपको बाहर की तरफ दिखाई देता है, ठीक है। तो एक्चुअली उसमें क्या होता है कि आपका जो चश्मा देता है ना, वो पोलराइज्ड ग्लास होता है। जैसे ये चश्मा है, चश्मा में जनरल चश्मा में जो आदमी पहनते हैं उसमें ये 2 शीशे होते हैं। तो एक में ऐसा एक्सिस बना होता है, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, और एक में ऐसा एक्सिस बना होता है, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। दोनों को आप पलट के देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये यानी कि जो लाइट उधर से आ रहा है वो 2 लाइटें वो छोड़ता है। आप देखना, आप अगर चश्मा खोल के देखना, आपको 2 लाइटें नजर आएंगी, 2 अलग अलग पिक्चर नजर आएगा, ठीक है। तो वो दोनों अलग अलग पिक्चर पोलराइज्ड है वो। तो एक पिक्चर को ये पकड़ता है, एक पिक्चर को ये पकड़ता है। ये पिक्चर इसमें से जाएगा तो नहीं दिखेगा, ये पिक्चर इसमें से जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो ये दोनों चश्मा काम करता है सेपरेट पिक्चर पकड़ने का। वो 2 पिक्चर को सेपरेट कर देता है ये। और हमारे दिमाग का एक मैकेनिज्म है कि अंदर जाके वो आपको सामने की तरफ तस्वीर दिखाता है। वो दोनों लाइट मिला के सामने की तरफ तस्वीर दिखाता है। ये दिमाग का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यही बेसिक्स है आपको इसका पोलराइजर का, ठीक है। तो 3D मूवीज़ में यही करता है वो, ठीक है। आपको भी देखना, खोल के देखना, ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी घबराए ना। 3D जो मूवी बनती है वो जैसे पोलराइज लाइट होता है ना, अब जैसे समझो कि यहाँ वाइब्रेशन हर जगह पे है, तो जाहिर सा बात इसका इंटेंसिटी आई है। तो पोलराइज लाइट जब होगा तो इंटेंसिटी बहुत घट जाता है। ये इंटेंसिटी बहुत घट जाता है। ये हो सकता है I/10 हो, I/8 हो, पोलराइजेशन बहुत, क्योंकि जाहिर सा बात है ना, सारे वाइब्रेशन को तो ये खा गया, जो बचे उसके बाद जाहिर सा बात है कम इंटेंसिटी होगा। तो पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम होता है। तो आप देखिएगा, आँख खराब नहीं होगा आपका, आप देख सकते हो। आपको देखना 2 गो फिगर दिखाई देगा। अब आगे से जाना तो ऑब्जर्व करना, तो वो 2 फिगर सेपरेट आँख से जाता है, दिमाग में मिलके आपके सामने वो तस्वीर बना देता है, ठीक है। फिर से और भी जैसे कई सारे ऐसे चीज़ें हैं। और देखो, जैसे सपोज करो लाइट, जैसे आगे हेडलाइट वगैरह जो होता है, या फिर ग्लासेस वगैरह जो पहनते हो,
तो कई बार ग्लेयर कम करने के लिए ग्लासेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली जैसे मान लीजिए कोई लाइट आ रहा है, कोई गाड़ी आ रहा है, तो गाड़ी लाइट दिया, तो उतना लाइट आपको उस लाइट का क्या काम है, वो लाइट क्यों जलाए, वो लाइट इसलिए जलाए कि वो आपको देख सके और उस लाइट की मदद से आप भी देख सके उसको कि हाँ गाड़ी आ रहा है। पता चले रात में गाड़ी चल रहा है, कोई लाइट नहीं जल रहा है, वो भी अपना हेडलाइट बंद किया हुआ है, और आपको ऐसा लगे कि बीच में कुछ नहीं है और बीच में जाके चले गए, तो थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है आपके साथ। तो इसलिए लाइट जलाना चाहिए, ठीक है, लाइट, ताकि समझ में आए कि कोई गाड़ी आ रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 2 लाइट जलता है तो लोगों को लगता है कि 2 गाड़ियाँ आ रही है, एक ट्रक के 2 लाइट में 2 गाड़ियाँ उनको समझ में आता है और बीच में जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जस्टिफाइड कि क्या है वो, ट्रक है या 2 गाड़ी है, ठीक है। 2 गाड़ियों के बीच से जा सकते हैं, ट्रक के बीच से नहीं जा सकते हैं नॉर्मल केस में। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे अब उस लाइट को देखना है, तो अब वो जो लाइट फोकस किया तो आपके आंख पे पड़ा, वो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो, चश्मा डालते हो, ठीक है। चश्मा क्या करता है, कई बार ऐसा बोलता है ना कि मतलब अब जैसे लाइट दिया तो आंखों में मारा, तो सरकार अभी देखे होगे बाइक में एक फ्लश लाइट लगा देते हैं बाहर की तरफ, एकदम वाइट, उसके वजह से आंख भी चौंधिया जाता है, बोलते हैं आंख चौंधिया जाना बोलते हैं उसको। अब उस गाड़ी को दिखाने के लिए उतना लाइट का क्या आवश्यकता है, तो इसलिए गाड़ी के आगे जो देखोगे कि जो ग्लास कवर लगा होता है उस लाइट के आगे, जैसे अगर ये लाइट है, इसके आगे जो कवर लगाया गया है ग्लास का, ये पोलराइज्ड होता है। ये क्या होता है, पोलराइज्ड होता है, जिससे कुछ ही लाइट, मतलब इंटेंसिटी लाइट का क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे कि आंख का ग्लेयर कम होता है और आपकी आंख चौंधियाती नहीं है और आप आराम से देख पाते हो। तो कई बार चश्मे में भी इसका यूज कर लेते हैं, जैसे देखते हो ना फोटोक्रोमिक ग्लास, सुना होगा आपने। अब देखिए वहां से सूर्य का बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी लाइट आया, बट आंख में वो पोलराइज्ड होके जाता है, तो आपको धूप में आप आंख खोल सकते हो। सो दीज आर द सम यूज ऑफ polarizers or polarides. So you can write it down. Examples. Polaroid can be used as Polaroids can be used as intensity reducer for street lights or car lights etc. It is also used as 3D glass. It is also used as 3D glass to see 3D movies. ठीक है। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ पोलराइजर्स। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ कि पोलराइजर का बेसिक्स क्या है, वो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे, अब जो लाइट आता है, जो ये अगर ये इस डायरेक्शन में है तो थीटा के अंतर पे, ये अगर थीटा है तो इस थीटा डिफरेंट होगा, तो 3 चीजें आ सकती हैं। तो ऐसा लिखेंगे, फॉर a polarized wave, it may be ठीक है, it may be सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ये मैं इक्वेशन के साथ आपको दिखा दूंगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा है। आपको लाइट ना ऐसा दिखेगा, ये पोलराइजर के बाद जब आप देखोगे तो आपको लाइट ऐसा दिखाई देगा या फिर ऐसा दिखाई देगा। तो दिखाई देने वाला लाइट यही है, ये 3। ये दिखेगा तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ये दिखेगा तो इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ये दिखेगा तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो दिस इज सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। फिर है आपका इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट या फिर वेव के संदर्भ में है
तो वेव भी बोल सकते हो। और ये सारे ट्रांसवर्स वेव के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइट के साथ ही होता है। मैं लाइट के साथ इसलिए समझाया कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ को तो और भी, कुछ को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी हम ऐसा होप करते हैं कि आपको ये सारा बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ। और एक और हो गया आपका लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, लीनियरली पोलराइज्ड वेव, और इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड वेव, प्लेन पोलराइज्ड वेव। ठीक है, तो इसमें आपको कैसा दिखेगा, सर्कल, यानी कि आफ्टर पोलराइजर यू विल ऑब्जर्व अ सर्कल, आफ्टर पोलराइजर यू विल ऑब्जर्व एन एलिप्स, आफ्टर पोलराइजेशन यू विल ऑब्जर्व स्ट्रेट लाइन, किसी भी एक्सिस में आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, तो ये शेप है जो आप ऑब्जर्व करोगे कहाँ पे, पोलराइजर के बाद। ठीक है, आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, आफ्टर पोलराइजर वी विल ऑब्जर्व दिस शेप, आफ्टर पोलराइजेशन वी विल ऑब्जर्व दिस शेप, एलिप्स लाइक शेप, आफ्टर पोलराइजेशन वी विल ऑब्जर्व दिस शेप। यू कैन राइट इट डाउन, आप लिख सकते हो, मैंने लिखा रहा, आप लिख लीजिए खुद से, अगर आपको लिखना हो लिख लीजिए। ठीक है, तो है ना अच्छा चीज ये। अब इसको हम लोग इक्वेशन से पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। कई बार जेईई मेंस में क्वेश्चंस भी आ चुका है, इस पर नीट वगैरह में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसमें मालूज लॉ होता है, तो मालूज लॉ पे भी हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। और पोलराइजेशन का और भी काम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ब्रिस्टर्स एंगल से। ब्रिस्टर्स लॉ पढ़ना है हम लोग को आगे, बट वो आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थ्योरेटिकल आइडिया आपको मिल जाएगा पोलराइजेशन का। ठीक है, तो ऐसा ही केस स्ट्रिंग के साथ भी होता है। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स है, हालांकि हर जगह होते हैं, बट मैंने थोड़ा डिस्प्लेस किया ताकि आपको समझ में आए। और मान लीजिए इस पर वेव जा रहा है ऐसे, ये ऐसा। ठीक है, तो इसके साथ भी ऐसा ही है कि अगर ये पोलराइज्ड है, अगर ये पोलराइज्ड है, ठीक है, और अगर किसी न किसी भी एंगल पे है, तो ये जो पार्टिकल्स है आपको, ये जो पार्टिकल्स है अभी तो ऐसा घूम रहा है। अगर पोलराइज्ड हो के थोड़ा सा अगर अलग एक्सिस पे है, वही वाला बात कि अगर इस एक्सिस पे अगर पोलराइज्ड है वो, तो फिर आपको वही तीन चीज़ दिखने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि इसके जो पार्टिकल्स है ना, ये जो पार्टिकल है ये ऐसा घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अगर एलिप्स दिखेगा तो एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। अगर आपको एकदम स्ट्रेट स्ट्रिंग मिले ऐसा वाइब्रेट करता हुआ, ठीक है, तो वो कैसा होगा, लीनियरली पोलराइज्ड स्ट्रिंग वेव। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि समझना वो है, उससे इसको कंपेयर करना है कि वो इसके साथ भी घटना हो सकती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ये ऐसा आया। अब हम इसको क्या किया, ऐसे इस पोलराइजेशन एक्सिस को, अभी तो मान लो परपेंडिकुलर है तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे देगा ऐसे निकलता हुआ। लेकिन अगर इसको थोड़ा टेढ़ा कर दे, एक एंगल पे ले आए, तो अगेन तो दो केसेस हो गए ना, EY और EZ वाला। तो यहाँ पे भी आपको दो तीन चीज हो सकता है, एक सर्कुलरली, एक एलिप्टिकली और एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो तीन चीजें आपको मिल सकती है यहाँ भी, सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव, एलिप्टिकली और लीनियरली। अगर हम सर्कुलरली देखेंगे तो हमको कैसा नजर आएगा, इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस वे, मीन्स आफ्टर द पोलराइजर इफ यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व दिस, आपको ये गोल गोल नजर आएगा। ठीक है, तो आपको ये गोल गोल जो नजर आएगा, तो अगर ये सर्कल नजर आ रहा है, इट मीन्स दिस वेव इज सर्कुलरली पोलराइज्ड। इफ यू ऑब्जर्व एन एलिप्स, इट मीन्स कि ये जो वेव आया है दैट इज एक्चुअली दिस इज अनपोलराइज्ड। ऐसा समझे पहले वाला कंसेप्ट, दिस इज पोलराइज्ड। तो अगर सर्कल दिख रहा है तो किस टाइप का पोलराइज्ड है, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड। अगर ये एलिप्स बना हुआ है तो किस टाइप का पोलराइज्ड है, एलिप्टिकली पोलराइज्ड। अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसा पोलराइज्ड है, ऐसा दिख रहा है आपको, इसमें इट मीन्स वो पोलराइज्ड हुआ है, बट वो लीनियरली पोलराइज्ड है और प्लेन पोलराइज्ड है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। मैंने आपको बता दिया, मैथमेटिक्स के साथ हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो यहाँ पे आपका जो भी बचा कुचा पोर्शन था आपको वेव का और वेव इन स्ट्रिंग का, और मैंने क्वेश्चंस तो करा ही दिए हैं सारे। ठीक है, सो नाउ दिस चैप्टर इज ओवर।
विल इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट साउंड वेव वहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ ले, कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।